मनन। हाँ जी। अंशिका से अंशिका से। अंशिका से। चेक करो उसको लिंक मिला कि नहीं मिला है, नहीं अभी भी। बोलो उसे। हम्म। मम्मा साथ बात कर रही थी शिवानी मासी। अच्छा। इसलिए लेट हो गई। ठीक है। आप स्क्रीन शेयर कर दो। कर रहा हूँ। पापा इसमें गैलरी व्यू क्यों नहीं आता? गैलरी भी क्या होता है? नमस्ते सर। नमस्ते बेटे। क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, आप बताओ। बस बिल्कुल बढ़िया। कैसी चल रही है लॉज ऑफ मोशन की पढ़ाई तुम्हारी? अच्छी चल रही है। क्लास हुई अभी वहां पे कोई लॉज ऑफ मोशन की? बस लास्ट क्लास वो वेडनेसडे को थर्सडे को ही हुई थी। अच्छा, जिसमें क्या पढ़ा था? पुलिस वगैरह भी पढ़ लिया ना उसमें तो तुमने? हाँ जी, पुलिस वगैरह भी पढ़ लिया, सब कुछ उन्होंने करवा दिया सेकंड लॉ तक। ठीक है। थर्ड लॉ नहीं कराया, पुलिस करा दी, पता नहीं क्या किया। हाँ जी। चलो ठीक है। जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था उसमें कोई डाउट? नो सर। नहीं सर। नो सर तो ऐसे कह रहे हो जिसमें सारा लेक्चर रिवाइज करके देखा था अच्छे से। हाँ जी सर, सारा रिवाइज कर देखा था अच्छे से। चलो अभी पता चल जाएगा। चलो एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, इसकी इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस है। इस फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस पे हमने एक ब्लॉक रखा जिसका मास है m, और इस ब्लॉक को रोक के रखने के लिए मैं इस पे एक फोर्स लगा रहा हूँ F, जो कि इस हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ F टू कीप द ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम। आपको F की वैल्यू बतानी है ताकि ये हमारा ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहे। आपका आंसर M, G और ये एंगल्स की टर्म्स में आना चाहिए। एंगल की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू चाहिए तो 1/2, कॉस 30 की वैल्यू चाहिए तो √3/2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो √3/2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो 1/2। ये वैल्यूज आपके लिए गिवन है। चलो आपकी ज़िंदगी आसान कर देते हैं। अब आपने मुझे बताना है कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है।
हाँ जी, कोई चांसेस आंसर आने के? सर मैंने अभी जितना कर लिया सर, उसको एक बार डायग्राम मिट्टी के लिए रिप्रेजेंट करें। आंसर बताओ, आंसर आ रहा है तो। सर आंसर निकाल रहा हूँ। सर मेरे हिसाब से निकल गया मेरा। बोलो। 2 mg। अच्छा जी, और कोई? सर सर ठीक है। मेरा mg/√3। एक आंसर आया mg/3। भाविन तुम्हारा? mg/√3। √3। भाविन? वैसे मेरा भी आंसर तो mg/। तुम्हारा भी mg/√3? एक ही कॉपी में सॉल्व कर रहे हो क्या दोनों? नहीं नहीं। चलो जी, चेक करते हैं। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम। ये मैं पॉइंट से शो कर लेता हूँ इसको, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए इस ब्लॉक को। ठीक है। और ये जिस सरफेस पे रखा हुआ वो जरूर इसके नीचे बना देते हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये किधर जा सकता है और किधर नहीं जा सकता। तो जैसा कि अपने को मालूम है कि अगर ब्लॉक सरफेस पे रखोगे तो एक लाइन हम प्रेफरेबली अलोंग दी सरफेस बनाते हैं, है ना, और एक उसके परपेंडिकुलर बना लेते हैं इसका इक्विलिब्रियम देखने के लिए। तो ये नॉर्मल टू दी सरफेस है। तो नॉर्मल टू दी सरफेस में भी फोर्सेस बैलेंस करनी है और परपेंडिकुलर टू दी सरफेस में भी फोर्सेस बैलेंस करनी है। कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं उस पे? तो एक उसका वेट लग रहा है mg सीधा नीचे की तरफ। ये एंगल अपने को 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा और ये एंगल 30 डिग्री होगा। ठीक है। यस सर। एक फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक फोर्स F अप्लाई की गई हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री के एंगल पे। ठीक है। और एक इस पे और फोर्स लग रही होगी, लग रही होगी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। और नेट फोर्स इस पे होनी चाहिए 0, बिकॉज इसको इक्विलिब्रियम में रहना है। राइट। यस सर। तो अब इस पे फोर्सेस बैलेंस कर देते हैं। तो फोर्सेस बैलेंस करने के लिए हम फोर्सेस को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व करेंगे और उनके इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे। तो यूजुअली हम अलोंग दी सरफेस और नॉर्मल टू दी सरफेस कर देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में भी बैलेंस कर सकते हैं। मैं फिलहाल अलोंग दी सरफेस और पैरेलल टू दी सरफेस कर रहा हूँ। तो हर एक फोर्स का कंपोनेंट बनाएंगे। पहले mg के कंपोनेंट बनाते हैं। तो mg का एक कंपोनेंट नॉर्मल के अलोंग और एक इस डायरेक्शन में। mg का इधर कितना कंपोनेंट आएगा बोलो? mg cos 30। mg cos 30। और इधर कितना कंपोनेंट आएगा mg का? mg sin 30। किसी को कोई दिक्कत इसमें? सर मैं अपना आंसर एक बार चेक कर रहा हूँ, मैं ऐसे गलती कर दी है। और f का कंपोनेंट बनाते हैं। अब f का इधर कंपोनेंट बनाएंगे सर f/2 आ रहा है। और एक इधर बनाएंगे, है ना। यस सर। तो f का अलोंग दी सरफेस कंपोनेंट बनाने के लिए अपने को ये एंगल चाहिए होगा। कितना ये एंगल? बोलो कितना ये एंगल? तो ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ ना, ये वाला। तो ये जो इंक्लाइंड सरफेस है इसका हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल मालूम है। ये पूरा बड़े वाला एंगल 60 अपने को मालूम है। तो इसका मतलब ये जो बच गया
ये 30 डिग्री होगा, तो एफ का इधर कंपोनेंट आएगा एफ कॉस 30 डिग्री और इधर कंपोनेंट आएगा एफ साइन 30 डिग्री। अब हम अलोंग दी सरफेस फोर्स को बैलेंस करते हैं, क्या लिखेंगे बोलो? mg बोलो। sin 30 is equals to f cos 30. बिल्कुल, हम लिखेंगे एम जी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू एफ इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो एम जी साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो यहाँ से एफ की वैल्यू आ जाएगी एम जी अपॉन √3। बिल्कुल बढ़िया आंसर। तो अंशिका और भाविन का ठीक है, ये तो अच्छा ही नहीं लग रहा था कहीं से भी। सर मैंने एक मिस्टेक कर दी थी। एक नहीं, कई मिस्टेक करी है आपने। सर मैंने mg के कंपोनेंट्स में नहीं बनाए थे, उसमें मैंने f के कंपोनेंट्स बना के एंगल उसका 60 डिग्री लेके कर रहा आपने एफ के कंपोनेंट बनाए तो आपने साथ में एन का कंपोनेंट बनाया? सर n को तो मैंने ऐसे रहने दिया कि ऊपर वाली साइड लग रही होगी सर। ऊपर वाली साइड किधर लग रही होगी? अगर आप mg को रिजॉल्व नहीं कर रहे, अगर आप mg को रिजॉल्व नहीं कर रहे तो आपका एफबीडी में जो फोर्सेस आ रही होंगी वो आ रही होंगी, एक नीचे की तरफ mg, हाँ जी सर। एक इधर की तरफ n और एक इधर की तरफ f, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 60 बना रही है, ठीक है। और एक ये एंगल 30 है। अब आप बताओ आपने f का क्या कंपोनेंट बनाया? किधर बनाया f का कंपोनेंट? सर एक तो मैंने बनाया हॉरिजॉन्टल। यानी इधर यस सर। कितना? सर मैंने बनाया f/2। ठीक है, f cos 60 बिल्कुल f/2। एक बनाया आपने इधर, यस सर। ये कितना? √3/2 है। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट स्टेप। सर नेक्स्ट स्टेप में मैंने गलती कर दी सर, मैंने mg को ले लिया तो मैंने mg को इक्वेट करके f/2 से सोच लिया था। क्यों क्यों? वही तो कह रहा हूँ, बहुत दुनिया जहान की गलतियां कर रहे हो ना। एक तो आपने n के कंपोनेंट नहीं बनाए और ऊपर से f का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को mg वर्टिकल से बैलेंस कर रही है। कोई तरीका थोड़ा फोर्सेस को बैलेंस करने का। यस सर। अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व करना है तो ये कंपोनेंट हो गया। अब n के भी कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। n के कंपोनेंट बनाते हैं, ध्यान से देखना। ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, राइट? यस हाँ सर। जी। अब n इसके परपेंडिकुलर होता ना इस सरफेस के, है हाँ जी। ना? तो इसका मतलब ये 60 डिग्री। यस सर। अब मैं n के कंपोनेंट बनाता हूँ। n के कंपोनेंट में रेड कलर से दिखा रहा हूँ। तो n का इधर कंपोनेंट होगा n cos 60 यस सर। n/2, है ना? हाँ यस। जी। और ऊपर की तरफ होगा n√3/2। यस सर। अब आप एक कंडीशन लगाएंगे, n/2 इज इक्वल टू f/2 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 के लिए, और एक लगाएंगे n√3/2 प्लस f√3/2 इज इक्वल टू mg वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, ठीक है। हाँ जी। यस सर। अब यहाँ से ये 2 और 2 कट गया तो n इज इक्वल टू f आ गया। हाँ जी। इसमें मैं n को f फुट कर दूंगा तो ये f√3/2, ये भी f√3/2 इज इक्वल टू mg, है ना? यस सर। 2f3/2। f√3 इज इक्वल टू mg आ गया। यस सर। हाँ जी। यहाँ से भी आंसर mg/√3 आ गया। तो ये मैटर नहीं करता कि आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व कर रहे हो या अलोंग दी सरफेस और नॉर्मल टू दी सरफेस रिजॉल्व कर रहे हो। मैटर ये करता है कि ठीक से रिजॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना? सारी चीजों को ध्यान से रिजॉल्व करो। एफ के रिप्लेस किया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट से, एन को भी रिप्लेस कर दिया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट से, और फोर्सेस बैलेंस कर दी, उससे भी काम चल जाएगा, है ना? यस सर। चलो ठीक है जी। सर अब और क्वेश्चन देंगे? सर स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, तो लास्ट में ले लें। ले लो, अभी ले लो। सर पिछले वाला का भी रहता है। एक मिनट, छोटा करूं? हाँ जी। ये लो।
हो गया सर। तो दूसरी कोचिंग क्लास में भी स्क्रीनशॉट लेने की ऑप्शन मिलती है? नहीं सर, वहां पे तो वो मतलब ऐसे ही हम नोट डाउन ही कर लेते हैं। कब फिजिक्स का तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस ही मिलते हैं, उसके तो मैं ज्यादा नोट्स बनाती नहीं हूँ। वो तो कहते हैं भी मेरे जो मतलब वो ना यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, हम्म। तो क्लास में तो नोट्स बनवाते नहीं, कहते वहीं से बना लो। तो क्लास में जो हाँ। क्वेश्चन कराते हैं उनके सॉल्यूशंस नहीं नोट करते आप? हाँ जी, वो तो सारे नोट करते ही हैं। तो यहाँ क्यों नहीं नोट करते? स्नैपशॉट लेने की बुरी आदत क्यों डाल रहे हो? तो सर ऐसे लगता है कि कहीं टाइम ना कंज्यूम हो जाए, फिर वहां पे तो रह भी जाते हैं कई बार, फिर रिकॉर्डेड वीडियो से सुनते हैं। अच्छा चलो, ठीक है। आज की क्लास में एक चीज और हम एक्स्ट्रा ऐड ऑन करेंगे। हमने सबसे पहले नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा था, नेक्स्ट क्लास में टेंशन ऐड ऑन कर लिया था, टेंशन इन अ स्ट्रिंग। थर्ड क्लास में हमने एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मोशन को डिस्क्राइब करना, ठीक है। चलो, इंक्लाइंड प्लेन पे एक और क्वेश्चन याद आ गया, वो और पूछ लूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। तो मेरे पास दो डिफरेंट इंक्लाइंड प्लेन है। ये हाइट h है और ये एंगल थीटा है, और एक और दूसरा इंक्लाइंड प्लेन है, हाइट उसकी भी h ही है हॉरिजॉन्टल लाइन से, लेकिन ये एंगल उसका डिफरेंट है, ये एंगल फाई मान लेते हैं, ठीक है। हो सकता है ना ऐसा? हाँ यस सर। जी। तो हमने एक ब्लॉक को यहां से स्लाइड करने के लिए छोड़ दिया रेस्ट से, और एक ब्लॉक को यहां से स्लाइड करने के लिए छोड़ दिया रेस्ट से, ठीक है। यस हाँ सर। जी। इसको भी t इक्वल टू 0 पे छोड़ा, इसको भी t इक्वल टू 0 पे छोड़ा। ये वाला ब्लॉक नीचे पहुंचता है t इक्वल टू t1 टाइम के अंदर, और ये वाला ब्लॉक नीचे पहुंचता है t इक्वल टू t2 टाइम के अंदर। ये वाला ब्लॉक जब स्लाइड करके नीचे पहुंचता है तो इसकी स्पीड v1, और ये वाला ब्लॉक जब स्लाइड करके नीचे पहुंचता है तो इसकी स्पीड v2, ठीक। कैलकुलेट t1 एंड t2 एंड v1 बाय v2 in terms of थीटा, फाई एंड एच। मतलब इन्हीं में से ऑब्वियसली थीटा, फाई और एच ही गिवन है ना, और तो कुछ गिवन ही नहीं है। तो आपको t1 बाय t2 कैलकुलेट करना है और v1 बाय v2 कैलकुलेट करना है। फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन है। सर पहला स्टेप हमारा इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज निकालना रहेगा। आप देखो आपको किस चीज की जरूरत है। आप देखो आपको टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए, तो वो जो जो चीजें चाहिए टाइम निकालने के लिए वो निकाल लो।
सर वो तो एक तो डिस्टेंस चाहिए होगा और स्पीड चाहिए होगी। ठीक है ना, लगाओ दिमाग ना यार, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन मी। तुम्हें लग रहा है मैं सामने बैठा हूँ तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा, तो ऐसे मत करो ना। ट्राई ट्राई और सोचो और आंसर निकालो। ये डिपेंडेंसी गलत है ना कि भैया पूछ लेते हैं। सर थोड़ा हिंट देंगे? बिल्कुल दूंगा। दीजिएगा सर।
हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लो इसका और एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो। डाउन द प्लेन कितनी आएगी? एक्सेलरेशन मैंने लास्ट क्लास में निकालनी सिखाई थी। किसी ऑब्जेक्ट को इंक्लाइंड सरफेस पे रखते हैं, कितनी एक्सेलरेशन आती है? सर एक्सेलरेशन नहीं की थी। तभी तो मैंने पूछा था कि पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो ध्यान है कि नहीं ध्यान है। सबसे पहले तो ये सर बस हो गया क्वेश्चन, ये बस सबसे एक पहले तो ये मिनट। सिखाया था कि एक इंक्लाइंड सरफेस, इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस लिखनी आती है तुम्हें? फोर्सेस लिखो, उससे एक्सेलरेशन निकाल लो। बिना पढ़े आप अगली क्लास में आ जाओगे तो ऐसे ही होगा ना यार। सर T1/T2 की वैल्यू आ गई। कितनी आई? सर अंडर रूट साइन हम्म साइन स्क्वायर फाई अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, मतलब बेसिकली साइन फाई अपॉन साइन थीटा आ गई। मतलब रूट हट गया ना? हाँ जी, रूट हट गया। तो कितना आया T1/T2? साइन फाई अपॉन साइन थीटा। ठीक लग रहा है ये आंसर बिल्कुल। अभी मैं V1/V2 कैलकुलेट करूँ, उसके लिए बस 1 मिनट लगेगा। सर V1/V2 तो 1 आ रहा है। परेशान क्यों हो रहे हो? बिल्कुल सही है, V1/V2 की वैल्यू 1 आएगी। तो ये दोनों ब्लॉक्स सेम स्पीड से नीचे पहुंचेंगे स्लाइड करते हुए, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। इनके टाइम डिफरेंट डिफरेंट होंगे, एज लॉन्ग एज ये हाइट सेम है, इनकी नीचे पहुंचने पर स्पीड सेम आने वाली है। स्पीड निकालिए क्या, कितनी आ रही है नीचे पहुंचने पर? सर V1 तो आ रही है G साइन थीटा इंटू T1। T1 की टर्म्स में निकालिए, चलो ठीक है। तो मैं इसको तरीका बताता हूँ, ऑप्टिमम तरीका क्या है सॉल्व करने का। तो आपको पहले एक जनरल प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए कि मान लो ये मेरे पास एंगल थीटा है और ये एच है, और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से रिलीज कर दिया, तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली ये स्लाइड करने लग जाएगा। तो जब ये स्लाइड कर रहा होगा, तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है कि ये यहाँ तक कितनी देर में पहुंचा और यहाँ पहुंचने पर कितनी स्पीड थी, तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितनी एक्सेलरेशन थी। तो अगर इसने लेंथ एल ट्रेवल की, तो पहली चीज साइन थीटा h/l होगा। हाँ जी। तो एल की वैल्यू h अपॉन साइन थीटा हो जाएगी। तो मुझे ये पता चल गया कि इतनी लेंथ वो ट्रेवल करता हुआ आ रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे। दूसरा, मैं इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस का एनालिसिस करूंगा। इस पे एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही होगी, ये मुझे अब तक याद हो चुका है कि इधर mg साइन थीटा लगता है और इधर mg कॉस थीटा लगता है। आपको याद हुआ है क्या? हाँ जी सर। सर हाँ सर जी, हाँ जी बोलो। सर हमें उसका मास तो गिवन नहीं है ब्लॉक का सर, हम एमजी बात सर नहीं, एमजी मास कैसे। मास m मान लिया मैंने। ओके सर ठीक है, मैं मास एम सोच नहीं आता क्योंकि हमें मास एम गिवन नहीं था। तो अब इसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है इधर को, तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी? इस डायरेक्शन में तो एक ही फोर्स है mg साइन थीटा, हाँ जी। तो एक्सेलरेशन हो जाएगी फोर्स डिवाइडेड बाय मास। मास तो एक्सेलरेशन हो साइन जाएगी थीटा। g हाँ साइन थीटा। तो मनन जी अपनी कॉपी में नोटबुक में पिछले पन्ने पलट के देखेंगे तो आपको लास्ट लेक्चर में सबसे पहले यही चीज कैलकुलेट करके दिखाई गई होगी कि एक ऑब्जेक्ट को अगर सरफेस पे रख के छोड़ दिया जाए तो नॉर्मल कितना आता है और वो कितनी एक्सेलरेशन से स्लाइड करता है। सर तो वो मेरे को
ये नहीं समझ सर, मैंने ये नहीं सोचा ना मास m ले लूं क्योंकि गिवन नहीं है। तो गिवन नहीं है तो ले लो ना यार, कट जाएगा। सोचना चाहिए आपको भैया, नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं, मान लेता हूँ मैं आगे जाके देखूंगा, जरूरत पड़ेगी तो पूछूंगा सर मास दे दो मुझे चाहिए। ओके सर। मैं जो आपको बात बोल रहा हूँ वो बात आप नहीं सुन रहे हो, उसकी जगह अपनी कहानी कर रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया गया था, मैंने उसमें डिराइव करके दिखाया था कि एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होती है। आपने एक बार में इग्नोर कर दिया, नहीं सर आपने पिछली क्लास में जी साइन थीटा नहीं पढ़ाया था। अगर आपने पिछला लेक्चर रिवाइज करके क्लास में पहुंचे होते तो कुछ फायदा हुआ होता आपको। अब मेरे को टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए मैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेता हूँ। तो एस है हमारा एल, जिसकी वैल्यू है एच अपॉन साइन थीटा। क्योंकि आंसर एच की टर्म्स में इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर एच दिया हुआ है, इसलिए मैं आंसर को एच की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहा हूँ। यू है 0 और एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा टी स्क्वायर्ड। तो यहां से मेरे पास एच अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर्ड आ गया। सर T1 नहीं आएगा? बेटे मैं जनरल निकाल रहा हूँ, उसके बाद T1 T2 बाद में पुट कर लूंगा, मैं एक जनरल केस सॉल्व कर रहा हूँ। ओके सर। ये हो जाएगा 2h अपॉन जी साइन स्क्वायर्ड थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर्ड। और यहां से हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाय जी साइन स्क्वायर्ड थीटा। इसमें से साइन स्क्वायर्ड थीटा को हम बाहर लिख सकते हैं, और रूट ऑफ 2h बाय जी, राइट। तो अब T1 लिखना है तो रूट 2h बाय जी इंटू 1 बाय साइन थीटा लिख लूंगा। और T2 लिखना है तो h तो सेम है ना दोनों इंक्लाइंड प्लेन्स के लिए, हाँ जी। लेकिन उसमें थीटा की जगह फाई दिया हुआ है, तो बस यही तो देख के पता चल जाएगा। और यहां से मैं T1 अपॉन T2 कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो जब मैं T1 और T2 को डिवाइड करूंगा तो रूट 2h बाय जी और रूट 2h बाय जी कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरे पास साइन फाई बाय साइन थीटा बचेगा। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट के लिए मैं प्रेफर करूंगा ये वाला फॉर्मूला लगाना, फाइनल स्पीड v, इनिशियल 0, एक्सेलरेशन कितनी है डाउन द प्लेन, जी साइन थीटा, और s कितना है एच हमारा l एच। यानी h बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा कैंसिल हो गया, हाँ जी। तो v स्क्वायर की वैल्यू 2gh आ गई, हाँ जी। तो v की वैल्यू रूट 2gh आ गई। हाँ जी। तो इसका मतलब v डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, हाँ जी। तो h तो दोनों में सेम ही है, तो v1 भी रूट 2gh आएगा और v2 भी रूट 2gh आएगा। तो v1 बाय v2 की वैल्यू सेम आएगी। ओके सर। क्लियर है? हाँ जी। लो स्नैपशॉट लो मनन, स्नैपशॉट ले, नोट्स बना इसके, ध्यान से सारे पढ़ बैठ के, ऐसे नहीं होता है। मैं बिठाना बंद कर दूंगा क्लास में अगर आप प्रीवियस क्लास का पढ़ के नहीं पहुंचोगे, और मेरी नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी दिन में आपको याद दिलाने की कि आप पढ़ लो इसको बैठ के। ठीक है? सर मैं आपके उससे ले लूंगा, मैं अलग से ले लूंगा सर। हाँ ले लोगे, बड़ा याद रहेगा तेरे को, देख लूंगा मैं। अंशिका तूने ले लिया स्नैपशॉट? सर थोड़ा सा पीछे कर दो, डायग्राम भी स्नैपशॉट ले लूँ मैं, अच्छा बना हुआ था। हाँ जी सर, ले लिया। ये हाँ जी अब ले लिया, ये तो ले लिया था। चलो ठीक है। यहाँ पे अब हम एक और आज एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज अ सिंपल पुली। तो पुली बेसिकली आपका एक एग्जांपल है वन ऑफ द सिंपल मशीन्स
that is used to make our work easy। मशीन्स का काम ही यही होता है, हमारा काम आसान कर देना। तो पुली हमारी कैसे हेल्प करती है? देखिए आपने पुली कहीं? यस सर। हाँ देखिए, वेल। वेल पे देखिए अंशिका, सर ऐसे तो कभी नहीं देखा मैंने। हुआ ही सर नहीं था तुमने? टीवी में देखी है मैंने। हाँ टीवी में देख लो, कोई बात नहीं। तो ऐसे वेल पे पानी निकालने के लिए जो अरेंजमेंट बना होता है, उसमें कुएं के ऊपर ऐसे करके ये पोल्स ऐसे लगा रखे होते हैं, और इस पोल से यहाँ से एक डिस्क शेप ऑब्जेक्ट सस्पेंड किया हुआ होता है, पुली बोलते हैं इसको हम। और इस पुली के ऊपर से एक रोप पास करके उस रोप की हेल्प से अंदर बकेट सस्पेंड की जाती है पानी बाहर निकालने के लिए, और इस रोप को इधर से हम पुल करते हैं। देखा है ऐसा अरेंजमेंट? हाँ जी। ठीक है। तो ये पुली बेसिकली जो सिंपल पुली है, ये हमारी हेल्प क्या करती है? मतलब पुली लगाने से फायदा क्या होगा अपने को? बाल्टी खींचना आसान क्यों होगा? व्हाई इट इज इजी फॉर अस टू ड्रॉ द बकेट यूजिंग अ पुली? तो डायरेक्शन चेंज कर देता है फोर्स की। उससे फायदा क्या होता है? सर कम एफर्ट में वो खींची जाती है। मतलब जितना बकेट का वेट है उससे कम फोर्स लगानी पड़ेगी? सर नहीं, उतनी तो लगानी पड़ेगी सर। फिर अगर आपको पुली ना दी जाए और आपको इस वेल में से डायरेक्टली पानी निकालना हो, तो आपको ऐसे बकेट को ऊपर खींचना पड़ेगा, है ना? हाँ जी। एक तो पीठ में दर्द होगा, हाँ जी। है ना? हाँ जी। दूसरा पैरों पे प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ जी। जबकि इस डायग्राम में अगर आप ऐसे इसको खींच रहे हैं अपनी तरफ, हाँ जी। है ना, इसको अपने हाथ से ऐसे पुल कर रहे हैं, तो लग रहा है इजी है कंपैरेटिवली। हाँ जी। सर क्योंकि आपका वेट भी आपको नीचे खींच रहा, खाली पकड़ के लटक भी जाते तो भी शायद बाल्टी ऊपर आ जाती है ना? यस सर। क्यों? हाँ जी सर। जो आपकी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से आपके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, वो आपको हेल्प कर रही है ना इसको लिफ्ट करने में। हाँ यस जी। हाँ, तो पुली क्या करती है? आपकी हेल्प करती है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड टू लिफ्ट अ वेट, है ना? यस सर। राइट। हाँ जी। हम यहाँ पर जो अरेंजमेंट पढ़ने वाले हैं वो एक आइडियलाइज्ड सिचुएशन पढ़ने वाले हैं। इस आइडियलाइज्ड सिचुएशन के अंदर हम ये मान के चलेंगे कि ये पुली आपके एफर्ट को, जो आपने एफर्ट या फोर्स लगाई, उसको अनडिमिनिश्ड ट्रांसफर कर देती है दूसरी तरफ, बीच में से कुछ खा नहीं जाती। ऐसा तब होगा जब पुली खुद बिल्कुल हल्की होगी, ताकि उसको खुद को घुमाने के लिए अपने को फोर्स ना लगानी पड़े, है ना? हाँ जी। आइडियलाइज्ड सिचुएशन में पुली ट्रांसमिट्स द फोर्स अनडिमिनिश्ड। ठीक है। अगर पुली को तुम, जाम हो गई तुम्हारी पुली, सपोज जाम हो गई मतलब घूम नहीं सकती, होता ना पुरानी पुली से, हाँ मतलब जी। जंग लग गया, घूम ही नहीं जम पा रहा। जम जाती है। हाँ, तो बिकॉज ऑफ रस्ट और समथिंग पुली आपकी जैम हो गई। तो अगर पुली आपकी जैम हो गई, तो आप जब उसके ऊपर से रोप को खींचेंगे तो रोप उसके ऊपर स्लाइड करती हुई आएगी, और रोप उसके ऊपर स्लाइड करती हुई आएगी तो वहां पे एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगी जो रोप को अपोज करेगी,
उस केस में आपको तकलीफ होने वाली है खींचने में। तो हम ये ये मान के बेसिकली चलते हैं, फिलहाल एक आइडियलाइज सिचुएशन मान के चलते हैं कि पुली ट्रांसमिट्स द फोर्स अनडिमिनिश्ड। इसके लिए दो डिजायर्ड कंडीशन हो सकती हैं। एक तो अनडिमिनिश्ड मतलब उस पे कोई रफनेस नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ अगर अनडिमिनिश्ड का मतलब है उसका मास नहीं है और कोई फ्रिक्शन नहीं है उसके रोटेशन को अपोज करने के लिए पुली के। ठीक है सर ना। अगर उसकी सरफेस मतलब थोड़ी सी रफ होगी तो फ्रिक्शन आएगी, अगर उसकी सरफेस स्मूथ होगी तो फ्रिक्शन नहीं होगी। बिल्कुल, तो नो फ्रिक्शन एनीवेयर, फ्रिक्शन उसके सरफेस पे भी नहीं चाहिए। और फ्रिक्शन पुली को जिस बीच में सेंटर में एक जॉइंट होगा ना जिसके ऊपर पुली घूम रही होगी, हाँ जी। उस जॉइंट पे भी रोटेशन में कोई ऑपोजिशन नहीं होनी चाहिए। जैसे आप स्क्रू देखते हो, पुराने रस्टेड स्क्रू तो उनको घुमाना मुश्किल हो जाता ना। हाँ जब जी। फ्रेश स्क्रू होता है, बिल्कुल क्लीन सरफेस होता है, तो स्क्रू आराम से घूम जाता है। हाँ जी। तो ना तो रोटेशन को अपोज करने के लिए कोई फ्रिक्शन होना चाहिए, ना ही उसकी सरफेस पे रोप को स्लाइड करने से रोकने के लिए कोई फ्रिक्शन होना चाहिए। तो हम ये आइडियलाइज सिचुएशन मान लेते हैं कि ना तो पुली का मास हमने इफेक्ट में लिया, ना पुली का फ्रिक्शन इफेक्ट में लिया। ठीक है, दूसरी चीज, हम फिलहाल रोप का भी मास इग्नोर कर देते हैं। नहीं तो अपने को अगर बहुत भारी रस्सी लोगे तो रस्सी को ही खींचने के लिए फोर्स लगानी पड़ जाएगी, बाल्टी तो अलग बात है ना। हाँ जी। तो वी एज ऑफ नाउ वी इग्नोर द मास ऑफ द रोप। तो अगर हम रोप का मास इग्नोर कर देंगे और पुली का मास इग्नोर कर देंगे, तो जितना एफर्ट हमने इस रस्सी के फ्री एंड पे लगाया होगा ए पर, उतना ही एफर्ट इस बकेट पे ऊपर की तरफ लगने लग जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें ऐसी सिचुएशन लेके चलेंगे कि हमने रस्सी के एक एंड को जितनी फोर्स से खींचा, वही फोर्स पूरी रोप में हर जगह पर रहती है और वही फोर्स दूसरी जगह पर भी जाती है। ठीक है, हाँ जी। तो इस सिस्टम का ऊपर बेस हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको डायग्राम पसंद आ रहा हो तो फोटो खींच सकते हैं आप इसकी। ठीक है सर। तो मैं सिंपल एग्जांपल की बात करता हूँ, बहुत सबसे सिंपल सिचुएशन। ऐसे हमने एक फिक्स्ड सपोर्ट ली, इस फिक्स्ड सपोर्ट से हमने एक आइडियल पुली कनेक्ट की हुई है। ठीक है, और इस आइडियल पुली के ऊपर से एक रोप पास की, मासलेस रोप है ताकि रोप के वेट के बारे में नहीं सोचना पड़े। और इससे इधर एक वेट सस्पेंड कर दिया हमने, सपोज 10 kg का, राइट। और दूसरे एंड से हमने इसको पुल करना शुरू कर दिया बाय अ फोर्स, राइट। तो पहला पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट। दूसरा, फाइंड एफ टू मूव द ब्लॉक अप with a constant speed of 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, सर हमें एक चीज पता नहीं ना सर, कि क्या सर पुली क्या फोर्स को चेंज कर देता है, हमारी फोर्स के मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज करता। तो पुली नहीं चेंज करती फोर्स को, तो आपने ही सोचना है कि ये जो फोर्स आपने लगाई एज इट इज लोड पे ट्रांसफर हो गई अपने ब्लॉक पे।
तो सर मैं पहले पार्ट का आंसर दूं उसके अकॉर्डिंग। हाँ सर अगर हम 100 न्यूटन। हाँ बिल्कुल, आपका सीधा सीधा सा बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि आपने अगर रोप को एफ फोर्स से खींचा तो आपकी फोर्स अनडिमिनिश्ड ट्रांसफर हो गई, तो लोड पे एफ फोर्स ऊपर लग रही होगी। सिंपल, बस आसान सा क्वेश्चन है बहुत ही, है ना। और इस पे और कौन सी फोर्स लग रही होगी नीचे? सर 100 न्यूटन mg। 100 न्यूटन, जो कि इसका वेट है ना, बाय अर्थ। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 100 न्यूटन। सर सेकंड पार्ट का भी निकाल रहे हैं सर, वेट करिएगा। हाँ ठीक है, सेकंड पार्ट का बताओ। हाँ जी सर, बस एक मिनट कैलकुलेशन। भाविन सेकंड पार्ट का आंसर बोल। सर सेकंड पार्ट में कांस्टेंट स्पीड है तो फिर तो 100 न्यूटन ही होगी। 150 न्यूटन सर। तभी मैं भाविन से पूछ रहा था, सेकंड पार्ट का आंसर भी 100 न्यूटन है। तुम दोनों बोल रहे हो कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो बोल रहा है कुछ नहीं, इसका मतलब 100 न्यूटन। उसका आंसर ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से चलाना है। तुम लोग दोनों लैंग्वेज ध्यान से पढ़ते नहीं हो, केयरलेसली काम करते हो। उसको कांस्टेंट स्पीड से ऊपर चलाना है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो चाहिए। एक्सेलरेशन जीरो चाहिए मतलब नेट फोर्स जीरो चाहिए, तो आंसर फिर से 100 न्यूटन है। ओके सर ठीक है। हाँ जी। पढ़ना नहीं है ना ध्यान से? तू और अंशी दोनों एक जैसे हो ना, इसलिए वो चुप बैठा था। मैंने उससे पूछा, भाविन तू आंसर बता। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, थर्ड पार्ट है। रिक्वायर्ड टू लोअर डाउन टू lower down the block at a rate of 1 meter per second square. सर 90 न्यूटन। क्यों अंशिका? हाँ जी सर। 90 न्यूटन। इस पे एक 100 न्यूटन नीचे लग रही होगी, हाँ जी। एक एफ ऊपर लग रही है, और ये नीचे जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो हम लिखेंगे 100 माइनस एफ इज इक्वल टू, इसको मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स आ जाएगी 90 न्यूटन। ठीक है। हाँ जी। अब आपको फील आ रही है कि अगर मैं 100 न्यूटन से पुल करके रखूंगा तो ब्लॉक वहीं रहेगा, उससे कम फोर्स से पुल करूंगा तो ब्लॉक उधर से नीचे जाना शुरू कर देगा, है ना। हाँ यस। जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो अरेंजमेंट है, इसको बेसिकली है ये सिंपल पुली ही, बट इसके लिए एक स्पेशल नाम रखा जाता है एटवुड्स मशीन। तो कई बार आपको बजाय सिंपल पुली बोलने के ऐसे बोल दिया जाएगा कि एक एटवुड्स मशीन है, राइट। मीनिंग दोनों का सेम ही होता है, हाँ, तो सिंपल। एटवुड्स मशीन इसी को बोलते हैं बस। बस उसके अंदर मतलब इसमें हमने एक तरफ से ब्लॉक सस्पेंड करके दूसरी तरफ से फोर्स लगाई थी। उसमें यूजुअली दोनों तरफ से ब्लॉक सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो एक रस्सी ली और इस रस्सी के इधर से एक लोड सस्पेंड कर दिया और दूसरी तरफ से एक और लोड सस्पेंड कर दिया। ठीक है। तो मान लो ये इधर से 3 kg का लोड सस्पेंड किया और इधर से 5 kg का लोड सस्पेंड किया। तो आइडियल पुली और मासलेस रोप अगर आपके पास है तो आपने ये बताना है कौन नीचे जाएगा। सर 5 kg। 5 केजी वाला सर। 5 kg वाला नीचे एक्सेलरेट करेगा, 3 kg वाला ऊपर एक्सेलरेट करेगा, है ना। यस सर। किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी मैग्नीट्यूड में? सर 3 kg वाले की। भाविन किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी? भाविन सर बस एक मिनट। सर 3 केजी वाले की ज्यादा होगी। 3 kg वाले की ज्यादा होगी।
तो अच्छा ये बताओ, अगर मेरे पास ग्राउंड पे दो ब्लॉक रखे हुए हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ठीक है, ये 3 किलो का है, ये 5 किलो का है, इनको एक रस्सी से बांध दिया मैंने, ठीक है। हम्म। हाँ जी जी सर। सर। इधर से खींचना शुरू कर दिया 20 न्यूटन की फोर्स से, किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा आएगी, 3 किलो वाले की या 5 किलो वाले की? सर दोनों की सेम होगी क्यों? सर, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है आपस में, तो अगर 5 किलो को पुल करेंगे तो साथ में 3 किलो वाला भी साथ में जाएगा सर एक रिलेटिव एक्सेलरेशन से। 0 है। तो इसमें भी तो ऐसा ही होगा, हाँ जी सर, इसमें भी ऐसा ही होगा। हाँ जी सर। रस्सी से बांध रखे हैं ना ये। हाँ यस। जी। हाँ जी। तो आप लोग क्वेश्चन को इंट्यूटिवली, बस जिस ट्रैप में मैं फंसाना चाहता हूं, आप मेरे क्वेश्चन के साथ एग्जैक्टली उसी ट्रैप में फंस जाते हो। भी एक मास कम दिख रहा है कि ज्यादा दिख रहा है, किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, जो मास कम है भाई इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होनी चाहिए, यही आंसर दे दे, है ना, बस इतना ही तो सोचा तुम लोगों ने। सर मुझे तो पता था सेम होगी, आपने भावेन से पूछा था, मैं उसको कह भी रही थी कि सेम होगी, ये मान अच्छा लिया। किया बेटे तूने नहीं बोला, कम से कम इन दोनों को मौका तो मिला जूत मारने का मेरे को। ऐसे थोड़ा होता है, मतलब सोचे समझे बिना आंसर नहीं देने ना यार, रोप से कनेक्टेड है। अब ये बात लिख लेंगे अपनी नोटबुक में, सिंस 3 kg एंड 5 kg आर कनेक्टेड बाय एन inextensible rope passing over a fixed pulley, they will have same magnitude of acceleration, they will have equal and opposite acceleration, ऐसे लिख दूं? हाँ जी। जी सर। समझ में आता है ये? हाँ जी। हाँ जी। ऐसे समझो, अच्छे से समझना है ये, अंशिका ध्यान से समझना है इस चीज को। अगर एक पुली फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड पुली है, ठीक है, हाँ इसके जी। ऊपर से मैंने रस्सी पास की, इनएक्सटेंसिबल रोप है ना, भूल जाओ कोई मास लगा हुआ है, अगर मैं बी को 1 सेंटीमीटर नीचे खींच लूंगा तो ए कितना ऊपर जाएगा? 8 सेंटीमीटर। किसी को कोई शक है क्या इसमें कि ए कम जाएगा या ज्यादा जाएगा? नो सर। है ना? हाँ तो जी। जितना बी ने नीचे जाना है उतना ए ने ऊपर जाना ही जाना है। हाँ जी। हाँ जी। बी अगर डाउनवर्ड एक्स जाता है तो ए अपवर्ड एक्स जाएगा। हाँ हाँ जी। जी। तो बी की डाउनवर्ड वेलोसिटी अगर v है तो a की अपवर्ड वेलोसिटी v होगी, b हाँ की जी। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन अगर a है तो इसकी अपवर्ड एक्सेलरेशन a होगी। हाँ जी। ठीक है? हाँ जी। अब आपको मुझे इनकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके दिखानी है। ओके सर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी g गिवन है, एक्सप्रेस योर आंसर एज अ मल्टीपल ऑफ g, जैसे 2g, 3g, g/3, 5g, ऐसा कुछ भी आंसर, ठीक है। सर 10 मीटर पर जी।
नहीं, G/4 4 आएगा, G/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। हाँ जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, हेलो, हाँ बेटे ठीक है, आवाज नहीं आ रही क्या? अब आ रही है, अब आ रही है। तो अगर मैं इन पे लगने वाली फोर्सेस की बात करूं तो इस पे एक 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है और इस पे एक 30 न्यूटन की फोर्स लग रही है। ध्यान से समझना, 3 kg वाला रोप को नीचे पुल कर रहा होगा और बदले में रोप 3 kg वाले को ऊपर पुल कर रही हूँ। ऊपर पुल कर रही होगी। तो रोप ने जो 3 kg वाले पे फोर्स लगाई वो टी, जैसे टेंशन इन स्ट्रिंग दिखाते हैं हम, हाँ नॉर्मली ऐसे जी, दिखा देते हो ना कि एक हाँ जी, रोप से ब्लॉक कनेक्टेड है तो ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं तो उस पे ऊपर टी लगती है रस्सी से। और क्योंकि ये रोप और पुली वाला सिस्टम आइडियलाइज्ड है तो ये फोर्स अनडिमिनिश्ड यहाँ ट्रांसफर होगी तो ये फोर्स भी टी आएगी। तो रोप दोनों ब्लॉक पे सेम फोर्स लगाएगी टी। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर ये सर। टी फोर्स ही क्यों लगाएगी? मतलब मुझे जब भी मैं क्वेश्चन करती हूँ तो मुझे ये क्वेश्चन आता है कि अगर टी ही क्यों लगाएगी, जब तो दोनों का मास तो अलग है। अच्छा, समझा दूंगा, थोड़ी सी पेशेंस रख। अगर ये 3 kg वाले की बेटे रोप जो फोर्स लगा रही है वो ऑब्जेक्ट के मास पे कैसे डिपेंडेंट है? पहले तो ये पूछो, ऑब्जेक्ट के मास पे तो उसका वेट डिपेंडेंट होता है। मैं किसी ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगा रहा हूं इस बात का उसके मास से कोई लेना देना है क्या? नहीं। तो पहले तो ये मत सोच कि दोनों का मास डिफरेंट है तो फोर्स डिफरेंट होनी चाहिए, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, है मैं ना? समझ गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि अगर आप किसी मेरे पे फोर्स लगाओगे या आप किसी मोटे बंदे पे फोर्स लगाओगे तो मेरा उतनी फोर्स लगाओगे ना, मतलब। हाँ तो उसका मतलब तुम्हारे जिस पे फोर्स लग रही है उसके मास से मुझे क्या लेना देना? मेरी मर्जी है, मेरी इतनी मर्जी फोर्स लगाऊंगा ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। अब इस 3 kg वाले के लिए अगर मैं न्यूटन से सेकंड लॉ की इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा? दैट मनन मनन को बोलने दो। सर एफ नेट हम्म, इज इक्वल टू एम में आगे बोल, अब इसमें वैल्यूज फिल इन कर। सर T-30 हम्म, इज इक्वल टू 3 × A। ठीक है, जल्दी से 5 kg वाले के लिए बोल दे। सर सर 50 - T हम्म, इज इक्वल टू 5A। बहुत ही बढ़िया, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, यस सर। क्या तो बनेगा? सर जी सर 20 इज इक्वल टू 8A, 20/8। ए की वैल्यू आ गई 20/8, दैट इज 10/4। बेसिकली वो 10G की वजह से आया था, तो G/4। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, हाँ हाँ जी जी, सर। नोट कर लिया? हाँ जी सर। करने दीजिए सर। स्नैपशॉट ले ले मनल, नहीं तेरे को मैं बाद में अलग से शेयर करूंगा तेरे साथ, ठीक है? अब ये वाली जो चीज है ये एक बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा ये रिजल्ट आपको याद करना है। तो ये मैंने अभी आपको 5 kg और 3 kg लिख के दिया था। एक्चुअली हम इसको जनरलाइज करके याद करते हैं कि एक एटवुड मशीन है जिसमें आइडियल पुली और स्ट्रिंग लगी हुई है, तो मतलब पुली मासलेस वही जो भी है, और इससे एक हमने ऑब्जेक्ट सस्पेंड किया जिसका मास है सपोज m1, और इससे एक दूसरा ऑब्जेक्ट सस्पेंड किया जिसका मास है सपोज m2, ठीक है? और लेट अस सपोज m2 इज मोर देन m1। अगर m2 m1 से ज्यादा है तो m2 नीचे जाएगा, m1 ऊपर जाएगा। किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी? दोनों की सेम। बराबर होगी।
तो इनकी एक्सेलरेशन बराबर होगी। m1 पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी? m1g m1 जी किसने लगाई? बाय अर्थ, और और एक अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी बाय द रोप। m2 पे कौन कौन सी फोर्सेस? एक m2g बाय अर्थ, m2g लगी होगी जो कि अर्थ ने लगाई होगी, और और एक एक t जो रोप में लगाई होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो भाविन m1 के लिए न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन क्या बनेगी? सर m1 के लिए हाँ, T माइनस m1g इक्वल्स टू m1a, बिल्कुल। और अगर m2 के लिए लगाएं तो m2g माइनस T इक्वल्स टू m2a। अगर इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, ये प्लस टी और माइनस टी कैंसिल हो जाएगा। यस सर। m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए, ठीक है। हाँ जी, दिस गिव्स यू a इज इक्वल टू m2 माइनस m1 टाइम्स g अपॉन m2 प्लस m1। ठीक है, हाँ ये जी, आपको ऐसे याद होना चाहिए जैसे 2 3 जा 6 याद होता है। ठीक है, हाँ समझ रहे हो जी, बात? जैसे 2 या 6 याद होता है ना, ऐसे याद होना चाहिए। एटवुड्स मशीन देखते ही कितनी एक्सेलरेशन आती है। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी एक फॉर्मूला में प्लग इन कर दोगे तो टी आ जाएगा। तो टी की वैल्यू आ जाएगी m1g प्लस m1a। इस इक्वेशन से मैंने ऊपर वाली इक्वेशन उठा ली, ठीक है। हाँ जी, m1g प्लस m1 इंटू ए की वैल्यू ऐसी, हाँ जी, इसमें से m1g कॉमन आता है सारे में से, हाँ जी, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1, है ना। हाँ जी। फिर फिर एम एलसीएम ले लेंगे, m2 m2 प्लस m1 कट जाएगा, हम्म m2 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू m1, ऊपर क्या बचा? 2m2 अपॉन m2 प्लस 1। क्या? हाँ जी, तू कुछ और ही बोल रही थी। मैंने तो यही बोला था। m2 प्लस 1 सुना था मेरे को कुछ। मैंने m2 प्लस m1 बोला था। तो टेंशन आएगी 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। तो जैसे 6 5 जा 30 याद होता है, मतलब इतनी बुरी तरीके से आपको ये दोनों रिजल्ट याद होने चाहिए। एटवुड्स मशीन की शक्ल देखते ही आपको पता होना चाहिए भैया एक्सेलरेशन इतनी आती है, टेंशन इतनी आती है। अभी ठीक। से ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ जी मनन, सर नोट कर लिया। समझ में आ गया? यस हाँ सर। जी, चलो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। मैं आपको क्वेश्चंस भेजूंगा कल, मोस्ट लाइकली इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। कल भेजोगे क्या आज ही? आज रात को तो नहीं भेज पाऊंगा, कल दिन में भेज दूंगा। सर आप वीडियो अपलोड कर देना कौन गूगल सा? ड्राइव पर। हाँ, उधर वाला ना। वो वाला भी और ये वाला भी, दो ये वाला वीडियोस रहती है, 4 ये और 5। वाला ये वाला नहीं करूंगा। अच्छा 4 वाली तो कर देना, क्यों? वो दोबारा कई बार सुननी पड़ जाती है ऐसी। नहीं, कोई वीडियो नहीं अपलोड होगा तुम्हारी क्लास का। ओके सर, अच्छा फिर उधर वाली कर देना। उधर वाला कर दिया। ओके सर। ठीक है, डाउट पूछो जितने मर्जी, कोई वीडियो अपलोड नहीं होगा। नोट्स बनाओ ध्यान से।
ओके सर। चलो ठीक है।